हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। क्या दिया है इसमें? You have learned in your previous classes that the sour and bitter taste of food are due to acids and bases respectively present in them। मतलब आपने अलग अलग तरह के खाने खाए होंगे। कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसमें एसिड होता है या एसिडिक होता है और कुछ जिसमें बेसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? इफ़ someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। अब आपको पता होगा कि लेमन जूस में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है और बेकिंग सोडा आपका कैसा है, तो वो एक बेस है। ठीक है, जिसमें तो जाहिर सी बात है अगर आपको एसिडिटी हुई है तो आप बेकिंग सोडा ही प्रेफर करोगे। ठीक है, विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? Surely you must have used your knowledge about the ability of acids and bases to nullify each other। ठीक है, तो यहाँ पे बेकिंग सोडा याद रखना है। दूसरा इन्होंने क्या दिया है कि हम क्या करेंगे, अगर हमें एसिडिटी हुई है तो जाहिर सी बात है हम कुछ बेस ही देंगे, ताकि हमें पता है कि एसिड और बेस क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को कैंसिल ईच अदर। जैसे प्लस माइनस क्या होगा, जीरो होगा। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सार एंड बीटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। ठीक है, कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं बिना टेस्ट किए? मतलब यू ऑलरेडी नो डैट एसिड्स आर सार इन टेस्ट। एसिड कैसा होता है, सार इन टेस्ट, हमने बहुत पहले ही पढ़ा है। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। तो ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा, रेड में चेंज कर देगा। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो एसिड कैसा है, थोड़ा डेंजरस है, तो जाहिर सी बात है उसका कलर रेड में चेंज होगा, याद रखना है। वेयर एज बेसिस आर बीटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। और ये जस्ट उल्टा होगा, अगर वो डेंजरस है तो ब्लू को रेड में चेंज करेगा, डेंजर है रेड है, तो ये जस्ट उसका अपोजिट होगा। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। अब लिटमस होता क्या है, तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। तो आपको एक और एग्जांपल मिल गया कि अगर लिटमस के अलावा कुछ आपसे पूछा जाए कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, वो टर्मरिक है। हैव यू नोटिस दैट ए स्टेन ऑफ करी ऑन ए वाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप। ठीक है, अगर किसी के कपड़े पे ऐसा कोई सब्जी लगा हुआ, तेल लगा हुआ, मसाले लगा हुआ चीज़ गिर जाए और उसको अगर आपने सोप से धोने की कोशिश किया तो वो क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर में चेंज होगा। विच इज़ बेसिक इन नेचर। मतलब क्या कि आपका वो जो ये गिरा है मसालेदार जो है वो कैसा रहेगा, वो थोड़ा एसिडिक रहेगा। सोप हमारा बेसिक है, तो जाहिर सी बात है वो बेसिक इन नेचर है। इज स्क्रब्ड ऑन इट इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज। और फिर से अगर आपने उसको पानी से धोया, प्लेंटी ऑफ वाटर, तो वो फिर से कैसा येलो कलर में आ जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब ये नया आ गया, नेचुरल इंडिकेटर के बाद आपका आया है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब ये क्या होते हैं, इसका भी एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे मिथाइल ऑरेंज एक नाम है, एंड फेनोफ्थलीन याद रखना है आपको। दो तरह के सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जो कि हम एसिड या बेस को चेक करने के लिए यूज करते हैं। In this chapter, we will study the reactions of acid and bases, how acids and bases cancel out each other, effects and many बहुत सारी चीज़ें देखेंगे डे टू डे लाइफ में। अब यहाँ डू यू नो है, जैसा मैंने लास्ट चैप्टर में भी बोला है और आगे भी बोलूँगा कि इस बुक के हर चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई। ठीक है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन। तो लिटमस सॉल्यूशन कैसा पर्पल डाई रहता है, वो किससे निकाला जाता है, लीचन से निकाला जाता है। एक प्लांट है जो थैलोफाइटा डिवीजन में, लास्ट ईयर आपने एनिमल किंगडम अगर पढ़ा होगा, प्लांट किंगडम चैप्टर, तो उसमें एक थैलोफाइटा था किंगडम। एंड इज कॉमनली यूज्ड एन इंडिकेटर व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल। अब आपका लिटमस सॉल्यूशन जो है, अगर एसिड और मतलब कुछ नॉर्मल उसका जो कलर होगा वो कैसा रहेगा, पर्पल कलर का रहेगा। ठीक है, देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रिंगिया, प्यूटेनिया, ग्रेनियम, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन ए सॉल्यूशन।
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, इन सब चीज़ों से टेस्ट करके। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो इनको क्या कहा जाता है, एसिड बेस इंडिकेटर्स, समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर्स भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें 2-4 नाम जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, कि केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा है एसिड और बेस का। अब यहाँ एक्टिविटी जो दिया है, तो एक्टिविटी भी मैंने बताया था, सारी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्टिविटी मैं डिटेल में समझाऊंगा और कुछ थोड़ा ऊपर ऊपर से समझा दूंगा। अब यहाँ पे क्या इन्होंने दिया हुआ है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया आपका, आपको एसिड के बहुत सारे नाम आपको याद होंगे, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके बेस के नाम हो गए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आप क्या करो कि टेस्ट करो कि किस में रेड चेंज हो रहा है, किस में ब्लू चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक टेबल उन्होंने बना के दिया हुआ है। दिस इंडिकेट द टेल्स अस वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, कि अगर आपने टेस्ट किया, अगर रेड कलर आ गया तो वो सब्सटेंस आपका एसिडिक है, और अगर ब्लू कलर आ गया तो वो आपका बेसिक होगा। ठीक है, पेंसिल से आप हर चीज़ नोट करते जाना जो मैं बोल रहा हूँ। जो चीज़ ना समझ में आए एक बार थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना। बाई चेंज इन कलर देयर आर सम सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेज, ऑर्डर मतलब जिसका स्मेल कह सकते हो, ऑर्डर का मतलब स्मेल होता है, कि हम स्मेल के आधार पे भी बता सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, अब ऐसे चीज़ों को क्या कहेंगे, ऐसे इंडिकेटर्स को क्या कहेंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। मतलब ऐसे इंडिकेटर्स का यूज करके जिससे आपको स्मेल से पता चल जाए कि अगर ये ऐसा स्मेल कर रहा है तो एसिडिक है, अगर ऐसा स्मेल कर रहा है तो बेसिक है। जनरली ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में या तो उस चीज़ की स्मेल आपको आएगी या तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी। ठीक है, कैसे, तो देखते हैं कि ये एक्टिविटी आपको दिया हुआ है। इस एक्टिविटी में सिंपली क्या कहा है कि टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन ए प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ, टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। कि ऑनियन को छोटे छोटे पीसेस काट लो, बैग, एक प्लास्टिक बैग में बांध लो, उसके साथ छोटा सा कपड़ा उसके अंदर डाल देना है, फ्रिज में रख देना है। द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट एसिड एंड बेस। अब उस कपड़े में जो स्मेल आएगी वो किसकी होगी, तो ऑनियन की स्मेल आ जाएगी। रात भर छोड़ा है फ्रिज में रख के, तो उसके अंदर कैसी स्मेल होगी, ऑनियन के जैसा स्मेल करेगा कपड़ा आपका जो छोटा सा आपने डाला था। टेक टू दीज क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर, तो वैसा ही स्मेल होगा, ऑनियन के जैसा होगा। अब उसने क्या बोला, कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन ऑन द अदर। तो 2 कपड़े थे, दोनों में आपके स्टार्टिंग में ऑनियन का स्मेल आ रहा था। ठीक है, अब आपने एक में HCl डाला और एक में आपने डाला NaOH। अब HCl आपका एसिड है, NaOH आपका क्या है, तो बेस है। मतलब एक कपड़े पे एसिड डाल रहे हो आप और एक कपड़े पे आप बेस डाल रहे हो, तो दोनों का स्टार्टिंग स्मेल कैसा था, ऑनियन के जैसा। जब आप ऑनियन में जब एसिड डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं, जैसा एसिड डाला तो एसिड वैसा ही स्मेल आएगा ऑनियन के जैसा। अगर आपने बेस डाला है तो बेस क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो बेस क्या करेगा, आपका डिस्ट्रॉय कर देगा स्मेल को, और एसिड नहीं डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिंस बोथ द क्लॉथ स्ट्रिप्स विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर, नोट योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वो इसने बोला है। अब वेनिला और क्लोव का, इसका भी याद रखना है कि इसका अगर क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, वेनिला का भी सेम वही केस है। बेस के केस में वो वेनिला का स्मेल चला जाएगा। अगर आपने वेनिला में स्मेल ये बेस डाल दिया तो स्मेल चला जाएगा, और अगर आपने एसिड डाल दिया तो वो स्मेल नहीं जाएगा। क्लोव ऑयल में उल्टा होता है। ठीक है, क्लोव ऑयल के केस में अगर क्लोव ऑयल के स्मेल को अगर एसिड डाला तो वो क्लोव ऑयल की जैसा आएगा, और बेस डाल दिया तो नहीं आएगा, जस्ट उल्टा है। ठीक है, उसके बाद टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन वन। ठीक है, उसने वही यहाँ पे बोला, फिर वेनिला डालोगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि वेनिला और ऑनियन का स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा बेस डालने से। ठीक है, और एसिड डालने से नहीं डिस्ट्रॉय होगा। और क्लोव ऑयल में उल्टा, मतलब क्लोव ऑयल में अगर एसिड डालोगे तो जैसा रहेगा स्मेल वही सेम रह जाएगा, लेकिन बेस डालोगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिनोफ्थलीन का एक था उधर एग्जाम्पल, फिनोफ्थलीन का भी आप लिख लो कि फिनोफ्थलीन कैसा रहेगा,
अगर उसमें बेस डाल दोगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। अगर एसिड डालोगे तो कलरलेस हो जाएगा। यहाँ पे नीचे हम देखेंगे, नीचे एक टॉपिक है नेक्स्ट आपका, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा है लेट अस डू सम एक्टिविटी अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो यहाँ पे किया है इसने, क्या कि सेट द ऑपरेटर्स एज, ठीक है, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड ए फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स, ठीक है। हमें क्या देखना है कि एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक एक्टिविटी दिया हुआ है, पिक्चर है, पिक्चर के हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। पहले ध्यान से देखो इन्होंने क्या लिखा है कि टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। उसमें आपने क्या डाल दिया, जिंक ग्रैनुअल्स, जिंक पीसेस डाल दिए, ठीक है। तो आपको पता है कि जिंक ग्रैनुअल्स कैसे होते थे, मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था। ग्रैनुअल्स कहने का मतलब क्या, उसका थोड़ा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा ताकि वो एसिड से अच्छे से रिएक्ट हो सके। अब वो क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे ये टेस्ट ट्यूब में इसने क्या दिख रहा है आपको कि ये जिंक ग्रैनुअल्स है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट डाला है, तो उसमें से बबल्स निकलने स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब ये बबल्स कैसे होंगे, तो ये बबल्स हाइड्रोजन गैस के होंगे। ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब है और डिलीवरी ट्यूब में यहाँ पे हमने एक सोप सॉल्यूशन रखा है ताकि ये जो भी गैसेस आएंगे ये बबल्स बन के ऊपर आएंगे। और इसको अगर टेस्ट करना है तो आप बर्निंग कैंडल इसके पास लेके जाओ। तो हाइड्रोजन गैस को पहचानने का तरीका यही है कि अगर उसको बर्निंग कैंडल से टकराएगा तो वो पॉप साउंड के जैसा ब्रस्ट होगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस का डिटेक्ट करने का तरीका है कि कोई भी गैस है, अगर वो हाइड्रोजन है तो आप कैसे पता कर सकते हो। और दूसरा, ये हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करने का जो मेथड है वो लिख लीजिएगा, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शंस डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स ए कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो एसिड और मेटल का आपने जो रिएक्शन देखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है कि एसिड और मेटल का जब रिएक्शन होता है तो उसमें से क्या होता है, वो सॉल्ट एक बनता है, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस आपका निकलता है उसमें से, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। कैन यू राइट द रिएक्शंस, तो हाँ हम रिएक्शंस लिख सकते हैं। क्या है यहाँ पे देखा जाए फिर से कि इन्होंने बोला जिंक ग्रैनुअल्स, जिंक ऑफ द Zn प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा वो, तो ZnCl2 प्लस H2, ये लिख लेना है, ठीक है। अब फिर से उसने नेक्स्ट एक्टिविटी दिया कि प्लेस ए फ्यू पीसेस ऑफ ग्रैनुलेटेड जिंक मेटल इन ए टेस्ट ट्यूब एट 2 ml। अब उसमें लास्ट टाइम हमने जिंक मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन देखा था तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। इस बार मेटल के साथ हम बेस डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा है वो, ठीक है। तो ये बेस है आपका। एंड वार्म द कंटेंट्स, और इसको थोड़ा आपको गर्म करना पड़ेगा। इसके पहले वाले केस में ऐसा नहीं था, उसको गर्म नहीं करना पड़ा था। आप देख सकते हो कि उसने नॉर्मली ऐसे ही किया था, ठीक है। गर्म कहीं आपको हीट का नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि थोड़ा सा आपको इसको हीट करना पड़ेगा। अब तो क्या वो रिएक्शन यहाँ पे क्या हुआ, तो NaOH आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस आपने जिंक डाला है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 4 5 6 जितने स्टार लगाना है लगा लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है कि थोड़ा अलग भी है, तो इसको थोड़ा अच्छे से याद भी करना है। तो NaOH प्लस Zn गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट। अब एक और चीज़ याद रखना है कि यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पे निकल रहा है, मतलब मेटल का एसिड के साथ किया तो हाइड्रोजन गैस, मेटल का बेस के साथ किया तो हाइड्रोजन गैस। अगर ऐसा है तो उसने क्या बोला, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा सारे मेटल के साथ जरूरी नहीं है, ठीक है। हर मेटल के साथ बेस में हाइड्रोजन गैस निकले ऐसा जरूरी नहीं है, ये ध्यान में रखना। ये इंपॉर्टेंट लाइन उसने लास्ट में लिखा है। नेक्स्ट है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। अब मेटल कार्बोनेट मतलब क्या, कोई मेटल और Ca3, जैसे यहाँ पे दिया CO3, जैसे सोडियम कार्बोनेट मतलब मेटल हो गया, कार्बोनेट हो गया, ठीक है। जैसे CaCO3 लास्ट चैप्टर में आपने देखा था, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, तो मेटल का कार्बोनेट। और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट तो बस एक H आपको बीच में आ जाएगा, तो NaHCO3, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने दिया हुआ है। तो दोनों में पहले समझ में आना चाहिए मतलब क्या है। मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या कि मेटल के साथ CO3, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में मेटल हाइड्रोजन और फिर CO3। अब इनका दोनों का रिएक्शन एसिड के साथ देखते जा रहा क्या दिया इन्होंने।
तो टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे आपका टेस्ट ट्यूब ए है, बी है। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट उसने डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सोडियम कार्बोनेट, क्या एसिड यूज किया उन्होंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों को जब रिएक्ट कराओगे तो गैस कौन सी निकल रही है, हाइड्रोजन गैस, सॉरी गैस कौन सी निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, H2O निकलता है वहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि द रिएक्शन अकरिंग इन द अबव एक्टिविटी आर रिटेन एज, तो टेस्ट ट्यूब ए की लिए बात कर रहा है तो Na2CO3 प्लस 2HCl। ठीक है, तो वो क्या निकलेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड तो बनेगा ही, प्लस H2O बनेगा और प्लस CO2 बनेगा। मतलब मेटल का कार्बोनेट हो या दूसरा वाला भी देख लो, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, एसिड के साथ अगर रिएक्ट करोगे तो उसका सॉल्ट बनाएगा, दोनों जगह है, वाटर बनाएगा और CO2 गैस बनेगा। मतलब गैस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि CO2 गैस मिलता है। ठीक है, एक्टिविटी एक बार पढ़ लेना, वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ जो मैंने यहाँ पे समझाया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये भी है, ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ही, ये जो इम्पॉर्टेंट ये रिएक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद वाला भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भी 3-4 स्टार लगा लेना है, इसके बाद वाले में तो 5-6-7 लगा लेने स्टार। इसने क्या बोला, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। अब CO2 गैस निकल रहा है, ये कैसे पता चलेगा कि आपका CO2 गैस है। तो CO2 गैस का टेस्ट करने, जैसे हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करने का तरीका था कि आप कैंडल लेके जाओगे, बर्निंग कैंडल, पॉप साउंड निकलेगा, हाइड्रोजन गैस है। उसी तरह CO2 गैस निकल रहा है, ये कैसे पता चलेगा, तो आपको लाइम वाटर यूज करना पड़ेगा। अब लाइम वाटर का फॉर्मूला वही सिलेक्ट लाइम, जो लास्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था, CaOH2 एक्वस के फॉर्म में, यही लाइम वाटर कहलाता है। ठीक है, अब ये कैसा रहेगा लाइम वाटर, तो आपका ट्रांसपेरेंट रहेगा। CO2 डालोगे तो उसमें क्या होगा, एक वाइट प्रेसिपिटेट, जैसे ही आपने CO2 गैस पास करा दोगे लाइम वाटर में तो आपको वाइट प्रेसिपिटेट बीच में वाइट कलर का ऐसे निकलते हुए दिखेगा, वाइट कलर का आपको उसमें ऑब्जॉर्ब होगा। तो वाइट प्रेसिपिटेट क्या है, यही आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। ये इतना रिएक्शन तो आपने पूरा ये रिएक्शन लास्ट चैप्टर में भी देखा था, वो डू यू नो करके जो था। ठीक है, मतलब लाइम वाटर में CO2 पास करा दिया तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट बन गया। और यही जो प्रोडक्ट है, इसी प्रोडक्ट में आप देखो, इस सेम प्रोडक्ट यहाँ पे उसने लिखा है प्लस और CO2, मतलब आप CO2 पास ही कराए जा रहे हो, तो पास ही कराए जाओगे तो क्या होगा, वो फिर से आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सॉल्यूशन गायब हो जाएगा। जो वाइट प्रेसिपिटेट दिख रहा था वो वाइट प्रेसिपिटेट फिर गायब हो जाता है, तो CaHCO, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, ये सॉल्युबल होता है। तो ये दोनों प्रीवियस वाला रिएक्शन, वो तो टेस्ट, वो तो आपको चेक करने का तरीका है CO2 के गैस का, लेकिन उसके फर्दर ये जरूर पूछते हैं वो लोग कि अगर हमने एक्स्ट्रा CO2 पास कर दिया तो क्या होगा। तो ये ध्यान में रखना है कि वो जो प्रेसिपिटेट है वो गायब हो जाता है, मतलब सॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, अब लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग फॉर्म है, ये पहले भी देखा था मार्बल वाला, कि पहले भी हमने देखा था डू यू नो में लास्ट चैप्टर में। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव ए कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर याद रहेगा तो आप रिएक्शन भी आपको याद आ जाएगा कि मेटल का कार्बोनेट हो या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर उसमें आपने एसिड डाल दिया तो वो सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। क्या बोला इसने कि अब हमें क्या देखना है इसमें कि एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट करा देना है। तो ये तो अपने स्टार्टिंग में भी जस्ट हमने पढ़ा, वो नलीफाई कर देता था। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही होगा कि एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं होगा, मतलब एक तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो क्या दिया है, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, तो बेस लिया उसने इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोप्थलीन सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपने क्या किया, आपने बेस, ये फेनोप्थलीन सॉल्यूशन क्या है, तो वो चेक करेगा, डिटेक्टर एक तरह से इंडिकेटर है। तो बेस में फेनोप्थलीन सॉल्यूशन डाल दिया तो कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। लिख लेना यहाँ पे, देखो मैंने अंडरलाइन भी पिंक कलर का ही किया है बाई चांस, तो पिंक कलर का हो जाएगा। व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन, तो वो पिंक होगा। अब उसमें आपने एसिड डाल दोगे तो जब एसिड डालोगे तो एसिड में क्या हो जाएगा, वो उसको कलरलेस कर देगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप करोगे वो धीरे धीरे कलरलेस हो जाता है। वही पूछा है इज देयर एनी कलर चेंज इन द मिक्सचर, तो हाँ वो कलर चेंज हो जाएगा, मतलब फिर से ट्रांसपेरेंट हो गया। व्हाई डिड द कलर फेनोप्थलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड,
तो क्योंकि क्यों फेनोल्फथालीन में क्या होगा, एसिड के साथ कराओगे रिएक्ट तो वो कलरलेस ही होता है। नाउ ऐड, फिर से आप बेस डालोगे फिर से पिंक होगा, फिर से एसिड डालोगे फिर से कलरलेस होगा। मतलब इस तरह से एक बार बेस डाला तो पिंक, एसिड डाला कलरलेस, फिर पिंक, फिर कलरलेस, ऐसे चलते रहता है। इन द above activity we have observed that the effect of base is nullified by an acid and vice versa। मतलब इफेक्ट का जो बेस है वो नलिफाइड है एसिड का जो है, और वाइस वर्सा है, मतलब बेस में एसिड डालो या एसिड में बेस डालो, वो क्या करेगा, नलिफाई नहीं करेंगे एक दूसरे को। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटेन एज NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो ये चीज़ें उन्होंने दिया हुआ है कि बेस प्लस एसिड क्या बनाएगा, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो ठीक है, दोनों क्या है आपका न्यूट्रलाइजेशन ही है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये पूरा का पूरा आपको बुक का ही लैंग्वेज लिखना रहता है, याद रखिएगा। मैंने लास्ट चैप्टर में ये बोला था, इस बार भी बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपने बुक की सेम टू सेम लिख दिया तो कोई नहीं काट सकता है, अपनी मर्जी से लिखोगे तो डिपेंड करता है टीचर पे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये हमारा एसिड और बेस का था। अब रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। तो मेटेलिक ऑक्साइड मतलब कोई भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ आप जोड़ दो, जैसे कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे मेटल ऑक्साइड हैं। एसिड कोई भी ले लो, HCl, H2SO4, तो इनका रिएक्शन क्या होगा। तो टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली while stirring. Note the color of the solution. What has happened to the copper oxide? तो you will notice that the color of the solution becomes blue green and the copper oxide, मतलब स्टार्टिंग में आपका कलर कैसा रहेगा कॉपर ऑक्साइड का, वो जो उसने बोला था, तो वो आपका कैसा रहेगा, ब्लू टाइप का रहेगा। बाद में वो कैसा कलर हो जाएगा, ब्लू ग्रीन टाइप का हो जाएगा। और जो कॉपर ऑक्साइड है वो आपका क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। ठीक है, in the reaction the general reaction between metal oxide and the acid can be written as। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि कॉपर ऑक्साइड में पहला उसने क्या लिया था, कॉपर ऑक्साइड लिया था और उसने HCl लिया था, तो CuO कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा, लिख लो आप कि CuO प्लस HCl, तो CuCl2 प्लस आपका हाइड्रोजन गैस आएगा। ठीक है, सॉरी प्लस वाटर आएगा H2O। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड जो रहेगा प्लस एसिड रहेगा वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, ये रिएक्शन आप यहाँ पे लिख लेना कि CuO प्लस आपका क्या है, HCl है, एसिड आपने लिया था, तो CuCl2 प्लस H2O। Now write and balance the equation of the above reaction. Since metallic oxides react with acid to give salt and water, similar to the reaction of a base with an acid, metallic oxides are said to be basic oxides. ठीक है, मतलब उसने क्या बोला कि वो तो नाउ राइट एंड बैलेंस, तो वो तो हमने ठीक है, आप लिख लो ना, बैलेंस कर लेना, अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको बता दूंगा। सिंस मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, ये तो पता चल गया। सिमिलरली टू द रिएक्शन ऑफ बेस विथ एन एसिड, कि आपका बेस को एसिड के साथ कराओगे तो मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। तो याद रखना ये बेसिक ऑक्साइड क्या कहने का मतलब है कि कोई भी मेटल का ऑक्साइड जो होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है उसने कि मेटल के ऑक्साइड को क्या कहते हैं, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड मतलब कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड कैसा कहलाएगा, तो वो बेसिक ऑक्साइड है। तो मेटल वाले बेसिक ऑक्साइड होते हैं और नॉन मेटल वाले एसिडिक होते हैं। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड ये कैसा हो सकता है एग्जाम्पल, तो नॉन मेटल जैसे कार्बन, सल्फर, इनका ऑक्साइड तो CO2, SO2 आप कह सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे लिखा भी है रिएक्शन में कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन तो अभी जस्ट अभी हमने देखा कि CaOH2 प्लस CO2 वाला, या पिछले चैप्टर में भी देखा था। तो अगर आप रिएक्शन 10-20 भी याद कर लेते हो ना तो वही रिपीट हो रहा है, और फिर बाद में कुछ नए आ जा रहे हैं तो उसको याद कर लेना है।
तो यहाँ भी वही है, CO2 प्लस CaO2 रखोगे तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये तो पता ही है हमें। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये याद रखना है, जो मैंने अभी इसके पहले ही बोला था कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ठीक है, वो एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, उसके बाद है आपका व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, क्योंकि मैंने बताया था मैं हर वीडियो अलग अलग लेंथ का बनाने वाला हूँ, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो एक लेक्चर आपका हार्डली आधे घंटे का होगा या 25 से 35 मिनट 40 मिनट तक का होगा। ठीक है, तो अभी तक जो भी आपको समझ में आया वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आपको डाउट है या नहीं है, कुछ भी आपको लगे तो आप मुझे बताओ। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे वीडियो को तो सबको सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो बाय।